गाज़ा के अंदर प्रवेश करके सैनिकी कार्रवाई करना एक बहुत ही बड़ी परीक्षा है इजरायली सेना दल की, क्योंकि वो निरंकुश ढंग से वो ये कार्रवाई कर नहीं सकते हैं जैसे कि कोई जिहादी करते हैं या इस्लामी देश करते हैं। अब तक वो जो शत्रु के ऊपर एक पाशवी अत्याचार करते हैं उसमें उसको उनको कोई भी शर्म करने की बात नहीं रहती है, और किसी भी मानवीय सभ्यता को वो जानते नहीं है इस्लामी जिहादी। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई तो इजरायली सेना ने कर सकती थी, क्योंकि ये उन्होंने जो सुरंगें बिछाई है गाज़ा में अंदर, घरों के अंदर बिछाई, उसमें ही मनुष्य बस्ती है और उसमें अस्पताल है, कुछ स्कूल है, और उसमें बूढ़े औरतें और ये सब उनको ढाल बना के शायद ये हमास के उग्रवादी जो है वो ये प्रहार कर सकते हैं, और ऐसी उनकी योजना है, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही कठिन अभियान है इजरायली सेना का। और उनको दूसरा डर भी है कि अंदर तक ज़्यादा गए तो अंदर तक अपने फंस गए तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किलें आगे चल के होने वाली है। और तीसरी बात जो है कि उनके पास मनुष्य बल भी बहुत कम है, क्योंकि उनकी लोक संख्या तो बहुत ही कम है, 1.5 करोड़ से भी कम है इसराइल की। और इसके साथ सैन्य दल भी उनका वैसे देखा जाए तो बाकी देशों की तुलना में बहुत ही मर्यादित है। और इनको अभी इस बात के लिए, इस युद्ध को तैयार करने के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए, जब नेतन्याहू ने एक इसका एक्चुअली रोड मैप बनाया है और वार रूम में वो नित्य जाते हैं और उसके अनुसार वो कार्रवाई करने वाले हैं, उसका एक ढांचा उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो ये अभी तक उनका ये निर्णय नहीं हो रहा है कि कितने अंदर तक इजरायली सेना को जाना है, क्योंकि हमास के उग्रवादी जो है, जो जिहादी जो है, वो कहाँ कहाँ छिपे हैं वो भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, उनको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने ये निर्णय कर लिया है कि उनका वायुदल और साथ साथ में नाविक दल और स्थल सेना तीनों साथ मिल करके इस संयुक्त कार्रवाई करेंगे और उनका समूल नाश करेंगे। और ये जो परिस्थिति अभी निर्माण हुई है इसकी जब सब बारीकियाँ लोग जब समझते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है कि कितना कठिन अभियान है ये। और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अभी इजराइल और हमास उग्रवादियों का ही केवल ये युद्ध नहीं हो रहा है, बाकी सब इस्लामी देश भी इसमें कूद पड़े हैं। और उन्होंने, ईरान जैसे देश ने तो धमकी दे दिए इजराइल का अस्तित्व समाप्त करने की, और पूर्ण रूप से हमास उग्रवादियों का समर्थन किया है। दूसरे देश जैसे लीबिया है, लेबनान है, कुवैत है, बाकी बहुत सारे अरब देशों ने हमास का साथ दिया है। इतना ही नहीं, भारत जैसे देशों में कुछ अराष्ट्रीय लोग, राष्ट्रद्रोही लोग जो है वो और इस्लामी जिहादी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने हमास के प्रति प्रदत्त सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, हमास को समर्थन देने के लिए अनेकों बार प्रदर्शन किए हैं और एक कटिबद्धता उन्होंने व्यक्त की है हमास के प्रति। तो ये सब बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई दे रही है। साथ में इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में, और जहाँ कहीं भी इस्लामी जिहादियों की संख्या है वहाँ पे भी प्रदर्शन किए गए। हालांकि अभी फ्रांस सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमास के समर्थन में अपने किसी भी प्रकार का ये किया, निदर्शन किया, तो वो उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ऐसा उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय वहाँ पे किया है। हमारी सरकार तो ऐसा निर्णय करने की क्षमता है ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, वो तो नहीं करेगी। लेकिन अभी ये परिस्थिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उसको महत्व प्राप्त हुआ है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने अपने निहित स्वार्थ साध्य करने के लिए इसमें उतर आए हैं। सबसे पहले जो बाइडन इसमें उतर आए, जब से हमास ने उनको आक्रमण किया, अचानक और पाशवी आक्रमण था वो, तुरंत बाइडन ने उनको समर्थन देने की घोषणा की। और इतना ही नहीं, अपने कुछ नौसैनिक बेड़े भी वहाँ पे भेजने का उन्होंने आश्वासन दिया, और भी कोई सैनिक सहायता देने की आश्वासन किया। और ये तत्परता जो अमेरिका ने दिखाई इस बात में, जर्मनी ने दिखाई, फ्रांस ने दिखाई और ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई, इसका भी एक कारण है
कि एक घटना जब होती है तो उसके कारण जो क्रिया होती है और प्रतिक्रिया होती है, इससे कुछ लाभ, किसी का लाभ होता है, किसी की हानि होती है। तो लाभ करने की परिस्थिति जिनकी है, उन्होंने तत्परता से इज़राइल को समर्थन दिया, क्योंकि जो बाइडेन ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया जो है वो जल्दबाजी में देते हैं। परंतु ये उन्होंने किया, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मंदी है, और इस मंदी से निकलने के लिए वो एक युद्ध, एक उनको एक मौका है। और ये जब हम लोग सोचते हैं तो सब लोग उसके ऊपर ये विचार करते हैं कि ऐसा भी होता है कि मंदी का जो है वो हटना एक किसी युद्ध के कारण संभव है। तो ये पहले भी हो चुका है। जॉर्ज बुश ने भी उसी समय इराक पर आक्रमण किया था। उस समय भी अमेरिका में मंदी थी, बहुत बड़े बैंकें वो डूब रही थी। अभी हमने देखा था बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स वो इसका धाराशायी हो गई थी, फ्रॉड्स हुए थे, ये हुए थे और बस्ट हो गई थी। तो उससे निकलने के लिए एक सुनहरा अवसर ढूंढ रहे हैं सब पाश्चात्य देश जो है वो, यूरोपियन देश जो है वो, क्योंकि इस मंदी से वो निकल आएंगे। क्योंकि कैसा है कि अभी शस्त्रास्त्रों की खरीदी होगी इस युद्ध के कारण, जो जो दोनों घटक है उनके पास शस्त्रास्त्र बेचे जाएंगे। शस्त्रास्त्र बनाने के लिए सभी ये भी बाकी सब संसाधन लगते हैं। तो आयरन, स्टील, बाकी सब मटेरियल जो है वो मिनरल से जो वो बाकी सब साधनों का उसमें इस्तेमाल होगा। तो फिर अपने आप एक क्रय शक्ति बढ़ेगी और पैसा उनके पास आ जाएगा। तो एक और इनका शस्त्रास्त्र व्यवसाय जो है वो लाखों करोड़ रुपए का है, भारत जैसा छोटा नहीं है। तो इसके ऊपर अमेरिकन अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो इसके वजह से उनको एक चांस मिल गया है कि ये युद्ध जो है वो ज़्यादा फैले, और अगर ज़्यादा फैलेगा तो शस्त्रास्त्रों की बिक्री भी बढ़ेगी। इसलिए बाइडेन ने कभी शांतता प्रस्थापित करने का प्रयास अभी तक नहीं किया है। परंतु परंतु जब उनको ऐसा लगेगा कि ये इस्लाम विरोधी क्रिश्चियन ऐसा एक संघर्ष रूप, रौद्र रूप धारण कर रहा है, और उसमें सब पूरा विश्व इसके लपेटे में आ जाएगा और ये तीसरा महायुद्ध का कारण बन सकता है, तब तब जा कर के बाइडेन उसको जरा शांत करने का प्रयास करेंगे, और पाश्चात्य देश भी उनके साथ रहेंगे। क्योंकि ब्रिटेन ने भी बहुत तत्परता दिखाई है। ब्रिटेन भी कभी ऐसी तत्परता दिखाता नहीं है। उसके साथ जर्मनी ने दिखाई है, फ्रांस ने भी दिखाई है मदद करने में इसराइल को। हालांकि इसराइल का पक्ष तो न्याय का है, ये तो सत्य है। परंतु न्याय के पक्ष में भी इतने जल्दी कोई समर्थन करने के लिए पाश्चात्य देश सहज भाव से आते नहीं हैं, या इस बार आए हैं। इसका कारण ही यही है कि मंदी हटाने का एक बहुत बड़ा साधन उनको इस युद्ध के माध्यम से मिलेगा, ऐसा लगता है। अगर ये युद्ध ज़्यादा खींच गया तो, लेकिन वो इतना खींचना नहीं चाहते कि वो टूट जाए। वो रबर को इतना खींचा नहीं चाहता कि जो टूट जाएगा, रबर बैंड को इतना खींचा नहीं जाता कि वो टूट जाए, ऐसे एक कहावत है। तो इतना खींचेंगे कि वो दोनों पक्ष बिखर तो जाए, दोनों के बीच युद्ध भी हो जाए, लेकिन उनको शांति सुलह करने के लिए, मजबूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास दोनों ओर से ये किए जाएंगे। तब तक ये हाल चलता रहेगा। परंतु परंतु इसको परंतु किंतु बहुत सारे हैं। इसमें ईरान का पक्ष जो है वो सबसे बड़ा गहरा जिहादी इस्लाम का जो प्रतिनिधित्व करने का भी प्रयास कर रहा है, और सब इस्लामी देशों का नेतृत्व करने का उनका इरादा लग रहा है। तो वो अगर अपनी भूमिका अगर वो और ज़्यादा मुखर ढंग से प्रस्तुत करेगा, और वो बहुत कट्टर जिहादी के रूप में सामने आने की कोशिश करेगा, और सब मुसलमानों का नेता बन करके उभर आने की उसका एक महत्वाकांक्षा साध्य करने का एक प्रयास के रूप में इस युद्ध के देखेगा, तो युद्ध और भड़क सकता है, और भड़क सकता है, और ये अमेरिका के हाथ से बाहर निकल जा सकता है। पहले भी अमेरिका ने कुछ गलतियां की थी, जैसे कि तालिबान को उन्होंने खड़ा किया रशिया के विरुद्ध, तो तालिबान अभी उनके ऊपर ही उलट गया है। तालिबान ने सब ध्वस्त कर दिया है, और जिहाद का उन्माद पूरे विश्व में फैलाने में उनको मदद की है। पाकिस्तान को भी उन्होंने मदद की, पाकिस्तान भी उलट गया है। तो फिर ये भी ऐसा ही उलट सकता है। परंतु इसमें जो विचारी पक्ष जो है वो इजराइल का है, क्योंकि वैसा ही पक्ष में भारत को भी अपना रखना चाहिए कि भारत के स्वार्थ की दृष्टि से जो उचित है, भारत का राष्ट्रीय स्वार्थ जिस पे साध्य होता है, ऐसा ही निर्णय भारत सरकार को लेना चाहिए। और मोदी जी ऐसा निर्णय लेंगे, ऐसे हम आशा कर सकते हैं
किसी भी गलतफ़हमी के शिकार न हो करके, भावना के प्रभाव में न मुड़ करके, राष्ट्रीय स्वार्थ को प्राधान्य दे करके जो निर्णय उचित है, वो मोदी जी लेंगे, ये अपने को तो विश्वास है। और इज़राइल भी ऐसा ही निर्णय लेगा राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए, जो उनके जो आवश्यक है, वो निर्णय लेंगे। लेकिन तब तक जो ये युद्ध जो है वो खिंचता रहेगा, और कितने दिन चलेगा उसका तो कोई सीमा नहीं है। क्योंकि अभी देखिए इसमें रूस भी आ गया है, क्योंकि अमेरिका इसमें विरोध की भूमिका निभा रहा है, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका की जो भूमिका रहती है, वैसी उसके उल्टे भूमिका रूस की रहती है। तो रूस ने इसको विरोध करने के लिए अपना चीन के साथ उसने संबंध तो उसके अच्छे थे, चल रहे थे, और चीन का भी दौरा किया पुतिन ने, और उसमें हमास का पक्ष लिया, और उल्टा अमेरिका को ही बोला कि अमेरिका ने उनको समझाया नहीं, इसकी वजह से ये फ़लस्तीनी समस्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आज बुखर का रूप में सामने आ रही है, और उसका कोई आपने हल नहीं ढूंढा, इसकी वजह से ये ज़्यादा आग भड़क रही है। तो ये अलग-अलग देश अपने अलग-अलग राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए इसमें उतर कर खड़े हुए हैं। तो इस पे अभी क्या उसका नतीजा निकलता है, ये तो बहुत सी मुश्किल है कहना। लेकिन वैसा देखा जाए तो ये जब अपनी आज जो दृष्टि है सब लोगों की और अंतर्राष्ट्रीय समीक्षकों की, उनके अनुसार वो ज़्यादा खींचेगा नहीं। क्योंकि अगर तीसरा महायुद्ध हुआ तो किसी को भी तीसरा महायुद्ध हो जाए, ऐसी किसी की भी इच्छा नहीं है। हाँ, अभी एक बात है कि इस्लामी जिहादियों की ऐसी इच्छा ज़रूर होगी, क्योंकि वो अभी जन्नत में जाना चाहते हैं, 72 हूरों से मिलना चाहते हैं, ये उनको उनकी जीवन दृष्टि होगी। लेकिन बाकी सब देशों का ये ख्याल नहीं है। लेकिन तीसरी बात इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान के अण्वस्त्र जो है वो अगर जिहादियों के पास चले गए होंगे, या उन्होंने उस पर हथियार लिया होगा, तो फिर तीसरा महायुद्ध हो सकता है, और आणविक सर्वनाश की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात होते जाने की संभावना है। तो उसमें अमेरिका को ज़्यादा विवेक से काम लेना पड़ेगा। रशिया तो विवेक से काम ले ही रही है, बाकी पाश्चात्य देशों को भी विवेक से काम लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान उनको देना पड़ेगा, ऐसा है। इसमें एक बात तो मुखर होके सामने आई है कि सभी विश्व ने इस्लामी जिहादियों का सत्य रूप जो है वो पूरी तरह से देख लिया है, और इस्लामी जिहादी किस प्रकार से मनुष्यों को ढाल बना करके अपना स्वार्थ साध्य करते हैं, ये भी देख लिया है। अभी अभी खबर आई है कि वो आज गाज़ा में एक अस्पताल नष्ट हुआ है, उसमें 500 लोगों की मृत्यु हुई है। ये भी हमास की ही कार्रवाई होगी, क्योंकि इज़राइल सरकार को बदनाम करने के लिए उन्होंने कहा होगा। अभी तक इज़राइल का जो इतिहास है, इसमें भारत जैसी भूमिका इज़राइल की रही है। वो अपने विरोधियों के विरुद्ध अत्यंत कणखर रूप से लड़ते हैं, परंतु मानवीय दृष्टिकोण में भी उनकी उदारता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सामान्य व्यक्तियों को, बूढ़ों को, या बच्चों को, स्त्रियों को वो सताते नहीं हैं, और उनको उनके विरुद्ध कोई पाशवी अत्याचार भी उन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। जो भी युद्ध के नियम है उसका उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। तो ये शायद हमास नहीं किया होगा, और ऐसे अनेक स्थानों पर हमास कर सकता है, अपने लोगों की हत्या करके उसकी जिम्मेदारी जो है वो इज़राइल पर डाल सकता है। इस प्रकार से ये नया आयाम देने का प्रयास हमास करेगा। देखते हैं अभी क्या इसमें नए-नए जोड़ आते हैं, नए-नए तोड़ आते हैं।